हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। बिकॉज आज हम बात करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल के, इसी का हम यूनिट 3 का सॉल्यूशन वीडियो लेके आए। तो गाइस यूनिट 1-2 ऑलरेडी कवर अप हमने कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 के अंदर मैंने कौन कौन से क्वेश्चन आपको बोले थे और इन्हीं को हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो टोटली ये 4 क्वेश्चन की वजह से आपका जो यूनिट 3 है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने अभी मेंशन नहीं किया है इन क्वेश्चंस में, तो गाइस आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगा सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ, तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गाइस अब आते हैं यूनिट 3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये रेगुलेटरी अफेयर्स है क्या, उसके बाद ही समझ आएगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो गाइस ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा समझना होगा कि जो हमारी इंडस्ट्री है इस, तो इंडस्ट्री के अंदर ही जो है हमारा रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होता है। अब ये रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट क्या करते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री जो है वो ड्रग का बना रही है, इसमें ये हेल्प करते हैं कि अच्छे से वो जो है वो रेडी हो। फाइनली जैसे ही बन जाएगा उसके बाद इसको रजिस्टर अप्रूवल दिलाने के लिए जो गवर्नमेंट से बातचीत होती है, ये ही जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के पूरा सेंड करेंगे उनको, गवर्नमेंट के एजेंसीज को। तो गाइस, तो जो गवर्नमेंट है इनके जो नॉर्म्स है जो इन्होंने प्रोवाइडेड कर रखा है कि हमें ये ज़रूरत है, अगर आप बना रहे हो तो ये रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए। तो हमारे ये रेगुलेटरी अफेयर्स ही वो जो है वो इंडस्ट्री को बताते रहते हैं कि ऐसे काम करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो गाइस जो रेगुलेटरी अफेयर है ये डायनेमिक और चैलेंजिंग प्रोफेशन है विच इज़ डेवलप फ्रॉम द डिज़ायर ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट चाहती है, जिस अकॉर्डिंग चाहती है, वो प्रोवाइड करवाएगा हमारा रेगुलेटरी अफेयर। क्या करता है रेगुलेटरी अफेयर? तो सबसे पहले तो ये एक इंटरफेस है बिटवीन द फार्मास्यूटिकल कंपनी, रेगुलेटरी एजेंसीज का। ये काम करवाते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है, वो एकदम सेफ हो और एफिकेसी अच्छा खासा हो उस प्रोडक्ट का, जो कि हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये प्रोडक्ट आप देख ही सकते हो। तो गाइस अब इसके आके रूल्स ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट मेन आपके यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से अच्छे से समझते हैं हम। तो जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट है, ये सबसे पहले आपको समझ आ गया, कॉन्टैक्ट दोनों तरफ से कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड कंपनी, जो भी इंडस्ट्री ड्रग बना रही है। द फार्मास्यूटिकल बिजनेस, जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है इसको भी रेगुलेट हमारा करवाता है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर। ये भी इसके रोल है। कैसे करता है? तो जो हमारा डीआरए है यानी रेगुलेटरी अफेयर, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, इन्होंने क्या कर रखे हैं, इन्होंने जो है वो रूल्स बना रखे हैं, लॉ यानी उसमें रूल्स लिखे हुए हैं। उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है हर एक इंडस्ट्री को, ताकि वो जो है उनका बिजनेस जो है वो एकदम बेटर हो। कैसे होगा? तो जो प्रोडक्ट होगी उसकी क्वालिटी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, जो कि ग्लोबल ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा मार्केटिंग उसका होगा और अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। तो गाइस ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो डीआरए है मैंने अभी आपसे बताया था, ये हेल्प करता है कि न्यू ड्रग को लाने के लिए मार्केट के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो मैंने अभी आपसे बताया कि जो डीआरए है इसको सब कुछ मालूम है, जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है और उन पे जो हमारी इंडस्ट्री है वो सब कुछ वो काम कर रही है कि नहीं, चाहे वो क्वालिटी, एफिकेसी, सेफ्टी हो, ये सब जो है वो मिलने चाहिए। जो जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स प्रोवाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर वो मिल रहे हैं तो उतना ही जल्दी जो है हमारा वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, उतनी जल्दी उसको अप्रूवल मिलेगा। तो वो हमारा डीआरए ही हेल्प करता है इन सब चीज़ों के लिए, बताता है। डीआरए प्रोफेशनल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ईच फेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। तो देखा आपने, ड्रग डेवलपमेंट के अंदर हर एक फेज में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, साथ ही पोस्ट मार्केटिंग एक्टिविटी में भी, ड्रग बनने के बाद जब उसका मार्केटिंग होगा उसमें भी उसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। द फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जो डीआरए प्रोफेशनल होते हैं वहाँ के, वो कलेक्ट करते हैं सारे डाटा को, ड्रग डिस्कवरी से लेकर के ड्रग डेवलपमेंट के स्टेजेस को, और वो सब डाटा को कलेक्ट करने से ये होता है कि वो रजिस्ट्रेशन और मार्केटिंग जो होता है ड्रग का, उसमें बहुत रोल प्ले आउट होता है। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होता है, वो सब कुछ उनको डाटा दिखाना पड़ता है। तो ये सब वो डाटा को कलेक्ट करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो और मार्केटिंग हो उस ड्रग की। द रेगुलेटर
रेगुलेटरी, इसको कंप्लीट कर लेना। रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट ऑल्सो टेक पार्ट इन द ड्रग डेवलपमेंट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग। एडवर्टाइजमेंट में भी इनका रोल होता है उसके लॉन्च होने से पहले जो ड्रग है मार्केट में। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिछली बार यही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा गया था, बट आपको रोल्स भी मेंशन कर दोगे तो वो थोड़ा आंसर बड़ा हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंश्योर करवाता है जो कंपनी है कि उनके जो बिजनेस है वो सही से उन रूल्स को जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना आए जो इंडस्ट्री है उसको। वर्किंग विद स्टेट या लोकल रेगुलेटरी एजेंसी, जो हमारा इंडस्ट्री है वो अगर स्टेट या लोकल रेगुलेटरी एजेंसी की और उनके स्टाफ के साथ जो काम कर रहे हैं वो क्या जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं वो आपस में मिलते हैं कि नहीं, तो ये भी हमारा इन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये चेक करें कि ये जो काम कर रहे हैं आपस में मिल करके वो ठीक तरह से उन नॉर्म्स को फॉलो हो रहा है कि नहीं, जिसकी वजह से आगे चल के दिक्कत ना आए। जो रेगुलेटरी अफेयर है ये एडवाइस भी देता है कंपनीज़ को ऑन देयर वेरियस एस्पेक्ट, जैसे कि पर्टिकुलरली द क्लाइमेट, मतलब कि वो जो जिस क्लाइमेट में काम कर रहे हैं वो सूटेबल है कि नहीं, या फिर कुछ भी कोई प्रोसेस हो गया उसको करने के तरीके, ये सब बताएंगे जो भी इनको लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है और ये मालूम होना चाहिए इंडस्ट्री को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर आफ्टर चल के और फिर रजिस्ट्रेशन और इन सब में इनको प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो हमारा रेगुलेटरी अफेयर बहुत ज़्यादा रोल प्ले आउट करता है इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए। रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल जॉब इज़ टू कीप ऑन आइस, इनके मतलब नज़र में रहता है कि जो भी अदर कंपनीज है उन्होंने, जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है वो ज़रूरी थोड़ी कि मतलब इंडिया ही, अदर भी कंपनी में उनका वो चलता है, मार्केटिंग चलता है, तो दूसरी जो कंट्रीज़ है उन्होंने क्या कुछ नया अपडेट दिया है कि हमें जो है वो डिसइंटीग्रेशन टाइम हो गया, डिसोल्यूशन टाइम हो गया, इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर सेट किए हैं क्या, तो वो भी इनको पता होना चाहिए। और वो बताएंगे कि आप जो प्रोडक्ट आप इस कंट्री में लॉन्च करोगे तो वहाँ पे ये भी ज़रूरत है, तो आपको ये वाला भी स्टेप करना पड़ेगा। तो गाइस यही लिखा हुआ है इस पॉइंट में भी, particularly where company have been interested to register their product on that country. The RA professional advise legally or technically at all the stages both and help companies. तो जो हमारे RA प्रोफेशनल है ये एडवाइस देते हैं दोनों ही तरीके से, लीगली भी और टेक्निकल भी, जिसकी वजह से जो इनका पैसा है, रिसोर्स है, सब कुछ बचे और टाइम भी बचे, जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च हो इनका जो ड्रग है वो। तो गाइस अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करवाएंगे तो रिसोर्स सेव होगा, और अगर ये ठीक से करेंगे जो भी टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन टेस्ट और भी ड्रग डेवलपमेंट के तो स्टेजेस वो भी अगर अच्छे से करेंगे तो टाइमली जो होगा इनका जो ड्रग है वो अप्रूवल मिल जाएगा और पैसे भी सेव होंगे। अगर कोई शॉर्टकट तरीका अपनाए या फिर कुछ भी अपनाए तो उसकी वजह से वो है वो अप्रूवल नहीं मिलेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हेल्प करते हैं ताकि ये सही से एक्यूरेट रिजल्ट आए और वो जल्दी से अप्रूवल मिले ड्रग का। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारे RA का, वो होता है कि ये प्रॉपर प्रिपरेशन करें, जो भी ड्रग का डेवलपमेंट हुआ सब कुछ अच्छे से प्रिपरेशन करें, उसका प्रेजेंटेशन इनको पता हो और वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में हो, जो कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है मतलब रेगुलेटरी एजेंसीज़ को देने के लिए, और फाइनली फॉलो करने के लिए जो भी मार्केट ऑथराइजेशन, जो मार्केट में प्रोडक्ट आने के लिए ज़रूरी रहता है वो सारे उन प्रोसेस को फुलफ़िल करें। तो इसके लिए इनको पूरा अच्छे से प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन दोनों रेडी रखना है, तो ये इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो फाइनली गाइस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सो गाइस अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल जनरल कंसिडरेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। आखिर IND है क्या? IND ये एक एप्लीकेशन है, IND एप्लीकेशन है, ये एक फॉर्म है जिसको फिलअप किया जाता है। अब इंडस्ट्री ने क्या किया है कि एक ड्रग है उसको बनाया है, बनाने के बाद क्या हुआ, उसका प्री क्लिनिकल उन्होंने टेस्ट परफॉर्म कर लिया है एनिमल्स पे जो करने होते हैं, और अब उनको कहना है कि अब हमें क्लिनिकल टेस्ट करना है, बिकॉज प्री क्लिनिकल रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तभी ये क्लिनिकल करेंगे, और क्लिनिकल करने के लिए इनको IND एप्लीकेशन को फिल करना पड़ता है। तो जैसे ये फिल करेंगे और फिल करने के बाद FDA जो कि पूरा
वर्ल्ड का होता है और DCGI जो कि इंडिया का है। तो इनको ये सबमिट करना होता है उस फॉर्म को। तो इनको वो चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसके बाद फाइनली वो देंगे कि हाँ जो तुम्हारा रिजल्ट है वो अच्छा है, तो अप्रूवल मिल जाएगा और क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो आप कर सकते हो, आप देख सकते हो अपने प्रोडक्ट का। आफ्टर प्री क्लिनिकल स्टडी न्यू ड्रग देयर सेफ्टी टॉक्सिसिटी इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन एनिमल्स, जब भी आपने देख लिया अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो जो स्पॉन्सर यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, वो आप ये समझिए कि जो इन्वेस्टिगेटर हो गया या फिर आप ये समझिए कि जो इंडस्ट्री होगी वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो रिक्वायर परमिशन उनको नीड होता है कि परमिशन का, कि ये परमिशन दे दे जिसकी वजह से हम क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म कर पाएँ, बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे। आफ्टर IND एप्लीकेशन, जैसे ये लोग IND एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं उसके बाद इनको जो स्पॉन्सर इंडस्ट्री को वो वेट करना होता है 1 से 1.5 महीने या मैक्सिमम 2 महीना, इसी के बीच में इनको जो है वो उधर से आ जाएगा। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो अपना क्लिनिकल करेंगे, नहीं मिलेगा तो वो रीजन्स बता देंगे और उनका बंद हो जाएगा, मतलब कोई क्लिनिकल ट्रायल्स ये नहीं करेंगे। इफ़ एनी टाइम FDA DCGI जो है वो देखेगी कि जो ये ड्रग के बारे में जो भी डिटेल्स इन्होंने दिया था वो सही नहीं है या फिर टॉक्सिक है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, तो तुरंत वो पूरा टर्मिनेट कर देंगे ये लोग। अब हम बात कर लेते हैं IND एप्लीकेशन। जो इनका एप्लीकेशन होता है वो कंटेन करता है, एक तो मतलब डिटेल्स जो होता है वो तो फिल करना ही होगा जो स्पॉन्सर होगा उसको, इंडस्ट्री का। और उसके अलावा यहाँ पे एनिमल स्टडी एंड टॉक्सिसिटी डाटा, वहाँ पे सेक्शन बने होंगे जिसमें ये 3 जो सेक्शन होगा ये ब्रॉडली फिल करना होता है प्रॉपरली। उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, ये सब कुछ फुलफिल करना होता है। एंड IND एप्लीकेशन ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोंक्योर, तो इन्वेस्टिगेटर ब्रोंक्योर भी प्रोवाइडेड होता है उसके साथ। ये टोटली 3 पेज का होता है जो IND एप्लीकेशन है, और उसमें अलग अलग पेजेस पर अलग अलग सेक्शन बने होते हैं और वो सब कुछ भरना होता है, फिल करना होता है। और इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर्स, जैसे कि डोज की फ्रीक्वेंसी, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, ये सब वहाँ पे मेंशन होंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ IND। एक तो कॉमर्शियल होता है, एक नॉन कॉमर्शियल, जिसको हम लोग रिसर्च भी कहते हैं। कॉमर्शियल उसके लिए होता है जो ये लोग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं जिसकी वजह से इनको अप्रूवल चाहिए होता है मार्केट के अंदर अपने ड्रग का। नॉन कॉमर्शियल IND नाम से यहाँ पे समझ आ रहा है रिसर्च, यानी ये लोग मार्केट में इनको कोई भी वो नहीं होता है, अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, इनको अपने रिसर्च करना होता है, इनको अभी और भी टेस्ट करने होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं कि क्या इसके और भी क्या क्या इफ़ेक्ट्स और अच्छे दिख सकते हैं, तो वो उसके लिए है। मेजॉरिटी ऑफ IND फिल फॉर नॉन कॉमर्शियल रिसर्च डेटा आर इन्वेस्टिगेटर्स IND में एप्लीकेशन फॉर स्टडी ऑफ अप्रूवल एंड अप्रूवल ड्रग के लिए एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है फॉर न्यू पेशेंट इन्वेस्टिगेशंस। दूसरा है इमरजेंसी यूज़ IND, यानी जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन वाली जो ड्रग्स हैं उनके लिए ये फॉर्म फिलअप किया जाता है। तीसरा है ट्रीटमेंट IND, टू मेक ड्रग अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस कंडीशन, जिसकी वजह से जो है इनको अप्रूवल चाहिए होता है FDA से। तो गाइस ये कंप्लीट आई थिंक हो गया। हाँ, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको देख लेते हैं अब। सो गाइस अब 2 क्वेश्चन में एक तो ये हो गया कि फंक्शन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ड्रग डेवलपमेंट टीम की। सो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रग डेवलपमेंट टीम, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से देख लेते हैं, जो रिसर्च रिजल्ट है उसको रिव्यू करना होता है, जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिले थे उसके अकॉर्डिंग उसको रिव्यू करना उस रिज़ल्ट को। दूसरा है इंटीग्रेशन करना, जो प्रीवियस आए हुए रिज़ल्ट है उसको और जो अभी रिसर्च रिज़ल्ट है उसको न्यूली वाले से इंटीग्रेट करना। तीसरा है कि प्लानिंग रिसर्च स्टडी टू फर्दर कैरेक्टराइज अ कैंडिडेट, मतलब कि जो रिसर्च स्टडी है उसका किस तरह से प्लान किया जाए कि जब ड्रग कैंडिडेट जो भी ले इस ड्रग को तो क्या क्या वो आपको देखने को मिले, क्या क्या आप वो स्टडी करना चाहो। चौथा है प्रिपेयरिंग द डिटेल ड्रग डेवलपमेंट प्लान, यानी जो ड्रग डेवलपमेंट प्लान है उसको प्रिपेयर करना जिसमें सब कुछ मेंशन हो, जैसे डेजिग्नेशन ऑफ की पॉइंट्स, डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स, क्या क्या आपने अचीव किया, जनरेशन द टाइमलाइन, मतलब कि कितने टाइम के अंदर में आपका ये सब हो चुका है। इसके अलावा जो क्रिटिकल पार्ट यानी जो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम जो मुश्किल हो वो सब प्रिपेयर करना होगा।
फिफ्थ है मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ रिसर्च स्टडीज़, जो कि हमारे इंश्योर करवाती है जो आपका रिसर्च स्टडी है उसको मॉनिटर करो और देखो कि वो जो हम कंडक्ट कर रहे हैं वो एक उस टाइमलाइन के अंदर में जो है वो हो रहा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन। और जो क्रिटिकल पार्ट है, जो भी कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस हो रहा है ड्रग डेवलपमेंट के टाइम पे, तो वो हमें प्लान करना होगा और उसमें अगर कोई मॉडिफाइंग करेंगे, कोई भी प्लान में चेंजेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो क्या हमें न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगा, तो वो सब भी इन्हीं का काम। अब कंपेयरिंग करना जो रिसर्च रिजल्ट है उसका और साथ ही जो डेवलपमेंट स्टेटस है, इन दोनों को कंपेयर करना। तो गाइस ये टोटली 6 पॉइंट थे, तो ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन, तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आना हो तो आपको किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज हो के आके आएगा। आपको भी पता है सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस तो ये देंगे नहीं, क्योंकि 6 पॉइंट है तो वो बहुत कम होता है, तो किसी एक के साथ जो है वो मर्ज होके आ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन फॉर एफडीए सबमिशन। तो गाइस अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने एफडीए सबमिशन के बारे में देखा भी था कि थोड़ी देर पहले कि आईएनडी के बारे में, कि जो आईएनडी है वो फॉर्म सबमिट होगा इन्हीं को। इसके अलावा जो एनडीए है उसका भी फॉर्म जो है, ये सब अप्रूवल का करने काम करते हैं। तो क्या डाटा प्रेजेंटेशन, किस तरह से अपने डाटा को वो प्रेजेंट करना होता है एफडीए को, कि वो इसको अच्छे से प्रॉपर देखे और वो एक स्टैंडर्ड वे में हो बस। तो गाइस जो आपके पास स्टडी डाटा है वो डिस्क्राइब करेगा, जो एक्सचेंज है यानी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल जो स्टडी डाटा है वो एक अच्छे से अलग अलग वे में, मतलब एक स्टैंडर्ड वे में लिखा हो, तो उसके बाद ही उसको सबमिट करना होगा। उसके अलावा दीज स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट जनरल फ्रेमवर्क। तो जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होगा, जिसमें उस फ्रेमवर्क के अंदर जो आपका डाटा होगा उसके लिए टेम्पलेट्स यूज़ करने होंगे, आपको वेरिएबल्स के लिए स्टैंडर्ड नेम्स यूज़ करने होंगे, जिसके वजह से जो है वो और बेटर दिखेगा, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो आपका डाटा प्रेजेंटेशन है वो और अच्छा दिखेगा। इसके अलावा जो आपने कैलकुलेशंस कर रखा होगा वो भी एक स्टैंडर्ड वे में होगा, जिसमें कॉमन वेरिएबल्स का आप यूज़ करोगे। तो गाइस जिसकी वजह से जो आपका डाटा प्रेजेंटेशन है वो और अच्छा होगा। डाटा स्टैंडर्ड ऑल्सो हेल्प, जिसकी वजह से जो एफडी है वो जब रिसीव करेगा उसको, उसके बाद प्रोसेस करेगा और रिव्यू करेगा, जो कि बहुत अच्छे से मोर एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जो आपने सबमिट किया है। तो एफडीए का काम क्या है, तो एफडीए जो है वो काम करेगा कि उसको देखेगा अच्छे से, कैप्चर यानी देखेगा, रिसीव करेगा और एनालाइज करेगा जो आपने फॉर्मेट सेंड किया है उसको, क्या क्या डाटा है, रिजल्ट्स है। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टडी डाटा इज़ वाइटल टू इंटीग्रेट प्री मार्केटिंग स्टडी डाटा एंड पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी डाटा। जो प्री और पोस्ट मार्केटिंग में है उसमें वो इंटीग्रेट करेगा, देखेगा कि अच्छा मतलब जो इनका पहले था वो ऐसा है और अब ऐसा है, मतलब कोई ज़्यादा ऐसा चेंजेस तो नहीं आ रहा है, वो मतलब जो पब्लिक हेल्थ के लिए है वो ठीक है कि नहीं, तभी तो जो हमारा एफडीए है वो अप्रूवल देगा उसको। और पेशेंट के सेफ्टी यानी हेल्थ और उसके लिए सेफ होना चाहिए। Central to the vision is the creation of enterprise data infrastructure within FDA to improve the management of all structured scientific data। तो FDA का काम ये भी रहता है कि ये इम्प्रूव करता रहता है, जो साइंटिफिक डाटा है उसको मैनेज करता रहता है कि और बेटर हो। तो जो डाटा स्टैंडर्ड होते हैं ये टोटली दो तरह से हो सकते हैं, एक एक्सचेंज स्टैंडर्ड और दूसरा है टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड। एक्सचेंज में वही सब आ गए जो आपने प्री क्लिनिकल क्लिनिकल जो आपके पास डाटा था उसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर रहे हो एक स्टैंडर्ड वे में। और दूसरा है टर्मिनोलॉजीज, यानी टर्मिनोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आप यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हो, तो वो उसके लिए जो आप यूज़ कर वेरिएबल्स के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो एक स्टैंडर्ड नेम्स, तो वो प्रॉपर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड अ कंस्टिट्यूएंट वे टू डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर हो सकता है। जैसे एग्जांपल तौर पे यूनिक इंग्रेडिएंट आइडेंटिफायर्स इन्होंने डेवलप किया था बाई एफडीए, जो प्रोवाइड करवाता है एक कंसिस्टेंट वे टू डिस्क्राइब सब्सटेंस इन फूड और ड्रग के रिगार्डिंग जो भी है
ये इन्होंने टर्मिनोलॉजीज प्रोवाइड किए थे जो कि अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो इनका भी प्रॉपर अच्छे से यूज़ हो। और जो कैंसर के रिगार्डिंग अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप इनका जो टर्मिनोलॉजीज है इनका यूज़ कर, जैसे वोकैबुलरी डेवलपमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर इन्होंने डिस्क्राइब किया था जो टर्मिनोलॉजीज है जो भी कैंसर के रिगार्डिंग। तो इस तरह से जो है आपको जो टर्मिनोलॉजीज है इसका आपको डाटा प्रेजेंटेशन के अंदर मेंशन करना होगा, और ये होता है कंप्लीट। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। इसके नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। थोड़ा सा ये मेरे को और बड़ा करना था, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को और अच्छा सा जो है डाटा प्रेजेंटेशन फॉर एफडीए सबमिशन मिले, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स में आता है और मेरे को आई थिंक इतना ही मिला अभी तक। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ये सब आपको नहीं लिखना था, सिर्फ डाटा प्रेजेंटेशन का में लिखना था, और पॉइंट्स मिलते हैं तो वो मैं आपको मैंशन करवा दूंगा नोट्स में, जिसकी वजह से आपका जो मार्क्स 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर हो जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 यूनिट 5 में। जब तक के लिए आप इतना कंप्लीट कर लो।